अगर आपने इसी समय आदेशों को याद नहीं किया तो ये फिर कभी भी याद नहीं होंगे, और जब सीपीसी रख जाएगी तो इसका भी हाल वैसा ही होगा जैसा अन्य अधिनियमों का हुआ है। उम्मीद कोई नहीं है कि आप इस बात पर ध्यान देंगे, लेकिन चूंकि मेरी ड्यूटी और मेरे कर्तव्य में ये शामिल है, इसलिए एक बार पुनः आपको याद दिलाए दे रहा है। और अगर अभी इसे याद करेंगे तो ये बहुत आसानी से याद होगा, और उस समय अगर इसे याद करने की कोशिश करेंगे तो ये बिल्कुल याद नहीं होगा। और आदेश 1 में आपसे खूब पूछा जाएगा कि वादी के रूप में कौन संयोजित किए जाएंगे, प्रतिवादियों के रूप में कौन संयोजित किए जाएंगे, वादों के कुसंयोजन और असंयोजन के संबंध में स्थिति कहां दी गई है, आपका पक्षकारों के असंयोजन और कुसंयोजन आदि के संबंध में न्यायालय की शक्तियां ये किस नियम में दी गई हैं। ये सारी बातें आपसे खूब पूछी जाएंगी, और ये भी खूब पूछा जाएगा कि वो व्यक्ति या एसोसिएशन ऑफ द पार्टीज जो रिप्रेजेंट नहीं हो रही है, अगर उसे क्वेश्चन ऑफ लॉ पर संबोधित करने के लिए न्यायालय समर्थ करना चाहे किसी मुकदमे में, तो क्या ऐसी व्यवस्था है? रिप्रेजेंटेटिव सूट ये कहां फाइल होता है? ये सारे सवाल आदेश 1 से फ्रेम होते हैं और फ्रेम होते रहेंगे। अभी आप याद करेंगे बहुत अच्छा, नहीं याद करेंगे उससे भी अच्छा। ठीक है, आप स्वयं अपनी स्थिति के निर्माण करना है, करेंगे तो अच्छा, नहीं करेंगे तो उससे अच्छा। किया आज तक नहीं है, आगे दोहराना फिर मेरा कर्तव्य है, दोहरा दिया। और अभी करेंगे तो बहुत अच्छा, क्योंकि आदेश 1 नियम 1 वादियों के रूप में कौन संयोजित किए जाएंगे, आदेश 1 नियम 3 प्रतिवादियों के रूप में कौन संयोजित किए जाएंगे। वादियों के रूप में व्यक्तियों को संयोजित करने से उलझन या विलंब हो तो न्यायालय की शक्ति नियम 2 है। प्रतिवादियों के तौर पर संयोजित किए जाने से उलझन और विलंब हो तो 3A है। ठीक है, प्रतिवादी का संपूर्ण अनुतोष में जो दावाकृत है उसमें वो हितबद्ध हो, ऐसा होना जरूरी नहीं है। सेक्शन हमारे ख्याल नियम 4 होगा, नहीं ये नियम 5 है। नियम 4 कहता है कि जितने लोग न्यायालय के समक्ष हैं उनके बीच न्याय निर्णय हो जाएगा, और नियम 6 कह रहा है कि जो पृथकता और संयुक्तता दायी है उन्हें एक ही बात में पक्षकार बनाया जा सकेगा। और नियम 7 कह रहा है कि वादी को संदेह है कि वो किससे अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है, ए से या बी से, क्योंकि मामला अप्रत्य का है, उपेक्षा पर आधारित है। दो वाहनों ने वादी को टक्कर मारी है, वादी एकदम तय नहीं कर पा रहा है, दोनों की उपेक्षा है, एक की उपेक्षा है, दोनों की उपेक्षा है, तो किस मात्रा में है ये सब कुछ वादी तय नहीं कर पा रहा, क्योंकि वादी तो मर चुका है। और वादी के घर वाले जो उत्तराधिकारी के तौर पर प्रतिकर का वाद सुनिश्चित कर रहे हैं वो इतने योग्य नहीं है कि वो इन सब प्रश्नों पर विचार करके और फिर प्रतिवादी किसे बनाए ये तय कर सके। जो साक्षीगण है वही बताएंगे सब कुछ, और साक्षीगण जो कुछ बताएंगे विचारण के दौरान बताएंगे, और विचारण के दौरान वो जो कुछ बताएंगे न्यायालय के समक्ष और न्यायालय की अनुमति से बताएंगे, और उसके बाद उनके द्वारा बताए गए का अर्थात उनके द्वारा दिए गए साक्ष्य का मूल्यांकन करना न्यायालय का काम होगा, और उसके बाद प्रतिकर की धनराशि ये निर्धारित होगी। लेकिन ये सब कुछ होगा आफ्टर ट्रायल, और फिलहाल इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट होना है। तो पार्टी हम किसे बनाए, पक्षकार किसे बनाए? वादी के सामने एक दिक्कत है, वादी के सामने एक समस्या है
ठीक है, उसे संदेह है कि ए मेरे प्रति दायी है, बी मेरे प्रति दायी है, या ए और बी दोनों मेरे प्रति दायी हैं, कौन मेरे प्रति दायी है। तो इन समस्याओं के समाधान के लिए आदेश एक नियम 7 कहता है कि जब वादी को संदेह है कि किससे प्रतितोष चाहा गया है, जहां वादी को इस बारे में संदेह है कि वह व्यक्ति कौन है जिससे प्रतितोष प्राप्त करने का वह हकदार है, वहां वह 2 या अधिक प्रतिवादियों को इसलिए संयोजित कर सकेगा कि सभी पक्षकारों के बीच इस प्रश्न के बारे में अवधारित किया जा सके कि प्रतिवादियों में से कौन और किस विस्तार तक दायी है। ये स्थिति हम लोगों ने सीआरपीसी में भी देखी थी, जब अभियोजक ये नहीं जानता कि वो अभियुक्त के विरुद्ध किन अपराधों को साबित कर सकेगा, तो उस साक्ष्य से जो अभियोजक के पास है, जितने अपराधों के बारे में आरोप लगाया जा सकता है, सबका आरोप यह अभियुक्त पर लगा दिया जाएगा, ताकि जब विचारण की समाप्ति हो तो उनमें से जो आरोप साबित हो सके उसमें अभियुक्त को दोष सिद्ध किया जा सके और अभियुक्त इस प्रकार का अभिवाद ये न ले सके कि उसे बिना आरोप की विरचना के दोष सिद्ध किया गया। मेरा ख्याल है या तो 222 नहीं 221 होना चाहिए, 221 सेक्शन 1 होना चाहिए, जो पुरानी सीआरपीसी है उसके मुताबिक। तो वही ठीक व्यवस्था यहां दी गई। ठीक है, तो आप देखेंगे कि नेसेसरी पार्टीज, जो आवश्यक पक्षकार हैं, यानी जिनसे आपको अनुतोष चाहिए, वे तो वादों के पक्षकार हैं ही, साथ ही एक प्रकार के और पक्षकार ध्यान में आए हैं जिनका उल्लेख कहां हुआ, आदेश 1 नियम 5। ठीक है, नियम 5 ही है, कहता है दावाकृत संपूर्ण अनुतोष में प्रतिवादी का हितबद्ध होना ये जरूरी नहीं है। यानी दावाकृत जो संपूर्ण अनुतोष है इसमें प्रतिवादी हितबद्ध ही हो ये जरूरी नहीं है। इसका मतलब एक प्रकार के पक्षकार और निकल आए, वे पक्षकार तो हैं लेकिन दावाकृत जो संपूर्ण अनुतोष है उसमें उनके विरुद्ध किसी दायित्व के निर्धारण की बात ये वादी नहीं कह रहा। ठीक है, वादी उनके विरुद्ध किसी अनुतोष का दावा नहीं कर रहा, क्योंकि क्या लिख रहा है सेक्शन नियम 5, नियम कहता है कि प्रतिवादी ऐसे लोग भी हो सकते हैं। ठीक है, आपका नियम 5 का जो नेचर है, नियम 5 की जो प्रकृति है, वो अनुज्ञात्मक हो रही है। नेटवर्क गड़बड़ कर रहा है, आप बने रहें, रहेगा। तो नियम 5 की जो प्रकृति है वो अनुज्ञात्मक हो रही है। वो कहता है कि प्रतिवादी का संपूर्ण दावाकृत अनुतोष में हितबद्ध होना आवश्यक नहीं है। इसका मतलब नियम 5 इस बात की अनुज्ञा दे रहा है कि प्रतिवादियों के तौर पर ऐसे लोग भी संयोजित किए जा सकते हैं जो दावाकृत संपूर्ण अनुतोष में हितबद्ध नहीं हैं। ठीक है, और प्रतिवादियों के तौर पर, वादियों के तौर पर नहीं। ठीक है, प्रतिवादियों के तौर पर ऐसे लोग संयोजित किए जा सकते हैं जो संपूर्ण दावाकृत अनुतोष में हितबद्ध नहीं है। और प्रतिवादियों के तौर पर संयोजन करने का हक ये किसे है, या तो वादी और या अभी हम लोग देखेंगे आदेश एक नियम 10 में न्यायालय को। ठीक है, यह हक सिर्फ वादी को और न्यायालय को प्राप्त है। सवाल है कि कोई भी हक किसी को प्राप्त है, कोई भी अधिकार किसी को प्राप्त है, तो इस बात में यह अंतर्निहित है
कि वो अधिकार किन्हीं परिस्थितियों में प्राप्त है, क्योंकि जो अधिकार निरपेक्ष तौर पर आपको प्राप्त होता है उसे निरंकुशता कहते हैं, अधिकार नहीं कहते। अधिकार सदैव मर्यादा के अधीन है, अधिकार सदैव परिस्थितियों में उपयोग किए जाने के लिए होता है। ये भाषा की मर्यादा है, भाषा इससे अलग अर्थ दे ही नहीं सकती। ठीक है, अधिकार का मतलब ही होता है जो परिस्थितियों में उपयोग किए जाने लायक है। जैसे स्वतंत्रता का अर्थ निरंकुशता नहीं है, स्व के तंत्र के अधीन हो जाना है। ठीक है, दूसरे के तंत्र के अधीन नहीं, स्व के तंत्र के अधीन। और आप अपने स्व को पहचानते भी हैं। आपका स्व वो है जो जन्म के समय आपके पास था। जन्म के समय आप बेईमान नहीं थे, जन्म के समय आप चोर नहीं थे, जन्म के समय आप झूठ नहीं बोलते थे, जन्म के समय आप लंपट नहीं थे। तो ऐसा व्यक्ति, इस तंत्र के अधीन आपको हो जाना है, तब आप स्वतंत्र हैं। ये नहीं कि हम जो मन आएगा वो करेंगे, ये स्वतंत्रता नहीं है। शासन और अनुशासन, शासन का मतलब है दूसरा आपकी गतिविधि को रेगुलराइज कर रहा है, ये शासन है उसका आपके ऊपर, ये गलत। और अनुशासन का मतलब है वो शासन जो आप ही अपने पर कर रहे हैं, जो आप खुद पर कर रहे हैं, वो अनुशासन है। अनुशासन इंपोज्ड नहीं है, अनुशासन अंदर से पैदा होता है। तो प्रत्येक शब्द की अपनी एक मर्यादा है। ठीक है, आपको अधिकार है, वादी को अधिकार है, न्यायालय को अधिकार है कि वे ऐसे प्रतिवादियों को भी संयोजित कर सकते हैं जो दावा कर संपूर्ण अनुतोष में हितबद्ध नहीं है। तो फिर क्या इस अधिकार का इस्तेमाल वो लोगों को तंग करने के लिए करेंगे कि चाहे जिसको सिविल सूट में प्रतिवादी के तौर पर संयोजित कर दो? ये ठीक है कि अगर आपको किसी सिविल सूट में प्रतिवादी के तौर पर संयोजित कर भी दिया गया तो आपके लिए बाध्यकारी नहीं है कि आप न्यायालय में जाकर अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष रखो, क्योंकि कोई वारंट पक्षकारों के विरुद्ध ये जारी नहीं होता। ठीक है, सिविल प्रोसीडिंग में। लेकिन मानिए आपके खिलाफ कुछ हो गया, एक खतरनाक स्थिति ये तो है ही है आपके लिए, अगर आप किसी सिविल सूट में प्रतिवादी के तौर पर शामिल कर दिए गए। ठीक है, एक खतरनाक स्थिति तो है ही है। और हर व्यक्ति मतलब बहुत हिम्मती भी नहीं होता, कोर्ट प्रोसीडिंग से लोग डरते भी हैं। तो अन्य तरी तंग करने के लिए क्या ये शक्तिवादी और न्यायालय को दी गई? तो तंग करने के लिए तो नहीं दी जा सकती। तो ऐसे पक्षकार जो दावाकृत संपूर्ण अनुतोष में हितबद्ध नहीं है, इन्हें हम आवश्यक पक्षकार तो नहीं कह सकते। ठीक है, ये दावे के आवश्यक पक्षकार तो नहीं है, इन्हें सिर्फ एक नाम मिल सकता है, उचित पक्षकार। ठीक है, इसके अलावा इन्हें कोई दूसरा नाम नहीं दिया जा सकता। इसीलिए कहा जाता है कि सिविल सूट में दो प्रकार के पक्षकार हैं, एक आवश्यक पक्षकार है और एक उचित पक्षकार है। आवश्यक पक्षकार कौन है? जिसके विरुद्ध दावाकृत अनुतोष निर्णीत होना है, वो प्रतिवादी के तौर पर आवश्यक पक्षकार है, और वो जो दावाकृत अनुतोष का दावा करता है वो वादी है। ठीक है, लेकिन वादी हो या प्रतिवादी हो, ये पक्षकारों के प्रकार हैं। पक्षकार तो दोनों ही हैं, दोनों में से किसी के बारे में आप ये नहीं कह सकते कि वो पक्षकार नहीं है। पक्षकार तो दोनों हैं, पक्षकार की अपनी श्रेणी है। एक को वादी जो दावाकृत अनुतोष का दावा कर रहा है, और एक प्रतिवादी जिसके विरुद्ध अनुतोष दावाकृत हो रहा है। तो ये तो हो गया आवश्यक। और फिर ऐसे पक्षकार भी हैं जो संपूर्ण दावाकृत अनुतोष में किसी प्रकार का योगदान नहीं करेंगे, फिर भी उन्हें पक्षकार बनाने की अनुज्ञा विधायिका ने आदेशिक नियम 5 में दी है। ये पक्षकार कानून की दुनिया में एक विशेष नाम से जाने जाते उचित पक्षकार।
तो दो प्रकार के पक्षकार आ गए, आवश्यक पक्षकार और उचित पक्षकार। और अगर आपने सिविल सूट में आवश्यक पक्षकार और उचित पक्षकारों को ही पक्षकार बनाया है तो निश्चित तौर पर पक्षकारों के दृष्टिकोण से आपके सिविल सूट में किसी प्रकार का कोई दोष ये नहीं है। लेकिन अगर आपने अपने सिविल सूट में ऐसे लोगों को पक्षकार नहीं बनाया है जिन्हें होना चाहिए, चाहे आवश्यक पक्षकार के तौर पर और चाहे उचित पक्षकार के तौर पर होना चाहिए था, आपने नहीं बनाया, तो आपके वाद में असंयोजन का दोष है ये माना जाएगा। और आपने ऐसे पक्षकारों को वहां पक्षकार बना दिया जिन्हें नहीं होना चाहिए, तो वाद में कुछ संयोजन का दोष है ये कहा जाएगा। ठीक है ना, असंयोजन कुछ संयोजन ये दोष है, ये हो सकते हैं। और जो पक्षकार होने चाहिए उनके दो ही प्रकार हैं, एक आवश्यक दूसरा उचित, तीसरा प्रकार ही नहीं। ठीक है, तो आवश्यक पक्षकार तो वो हैं जिनके विरुद्ध अनुतोष का दावा हुआ है और जिन्होंने अनुतोष का दावा किया है। ठीक है ना, जिन्होंने अनुतोष का दावा किया उनके बारे में हम बात नहीं कर रहे, क्योंकि जो नियम 5 है वो सिर्फ प्रतिवादियों के बारे में बात कर रहा है। ठीक है ना, प्रतिवादियों के बारे में बात करना, वादी के बारे में नहीं करना, इसलिए हम उनकी बात नहीं कर रहे। तो आवश्यक पक्षकार तो वो हैं जिनकी अनुपस्थिति में न्याय निर्णय संभव नहीं जिनकी अनुपस्थिति में न्याय निर्णय संभव नहीं, क्योंकि जो दावा करता है वही नहीं, न्यायालय के सामने तो सूट ही नहीं होगा, और सूट है और जिनके विरुद्ध आपका अनुतोष का दावा है वे ही नहीं है। ठीक है, तो न्यायालय सुनेगा किसको? और अनहर्ड किसी के खिलाफ कोई डिग्री ये तो न्यायालय पारित नहीं कर देगा। तो अगर आवश्यक पक्षकार इसके असंयोजन का दोष आपने अपने सूट में रखा है तो फिर दो परिणाम हो सकते हैं। अगर आवश्यक पक्षकार एक ही है तब तो सूट चल ही नहीं सकता, और अगर आवश्यक पक्षकार एक से अधिक है किंतु जिसको आपने छोड़ा है यदि उसका दायित्व निर्धारित ना हो तो जिन्हें आपने नहीं छोड़ा है उनका दायित्व हो ही नहीं सकता, तो भी सूट नहीं चलेगा, तो भी सूट नहीं चलेगा। जैसे हमने उदाहरण दिया था अपकृत्य में, जहां पर विकेरियस लायबिलिटी है, जहां पर प्रतिनिधिक दायित्व है, वहां पहले एजेंट का दायित्व तो हो तब मालिक का होगा ना, एजेंट ही का नहीं है तो मालिक का कैसे है? ठीक है, आपने एजेंट को छोड़ रखा है, मालिक को बना रखा है, तो पहले एजेंट का दायित्व तो निर्धारित हो, उसके बाद मालिक का निर्धारित होगा। तो अगर आवश्यक पक्षकार इसके असंयोजन का दोष है तो वो दोष ऐसा भी हो सकता है कि सूट चल ही ना सके। ठीक है, सूट चल ही ना सके, और ऐसा भी हो सकता है कि आवश्यक पक्षकार के असंयोजन का दोष हो किंतु सूट चल सकता हो। ठीक है, और जिस पक्षकार के असंयोजन का दोष है उसके दायित्व को छोड़कर निर्धारण किया जा सकता हो। ठीक है ना, अगर स्थिति यह है तो आदेशिक नियम 4 ये सहायता देगा, जितने पक्षकार सामने हैं उनके बीच न्याय निर्णय हो जाएगा। ठीक है ना, और अगर ऐसा नहीं है तब तो सूट निरस्त ही होगा और तो कोई चारे नहीं बचा। लेकिन जहां तक उचित पक्षकारों का सवाल है, उचित पक्षकार अगर किसी सूट में जोड़े जा सकते थे और नहीं जोड़े गए, ठीक है, तो डिग्री पर कोई प्रभाव नहीं आता। ठीक है ना, डिग्री एकदम ठीक रहेगी। तो उचित पक्षकार कहते किसको? कौन है उचित पक्षकार? आवश्यक तो वे हैं जिनके विरुद्ध अनुतोष का दावा हुआ है। तो उचित पक्षकार के बारे में यह कहा जाता है कि उचित पक्षकार हम उनको कहते हैं जिनकी उपस्थिति, उनके विरुद्ध किसी अनुतोष इसका दावा नहीं हुआ है। ठीक है ना, लेकिन उनकी उपस्थिति क्या करेगी? न्यायालय को एक संपूर्ण और सुविधापूर्ण न्याय निर्णय में सहायता देगी। तो चूंकि एक संपूर्ण और सुविधापूर्ण न्याय निर्णय उनकी उपस्थिति से संभव है,
इसलिए उनके विरुद्ध किसी भी अनुतोष का दावा भले ही न हो, लेकिन उन्हें पक्षकार बनाया जा सकता है, वादी भी बना सकता है, ताकि न्यायालय को सुविधा हो। और अगर न्यायालय को लगता है वादी ने नहीं बनाया, तो आदेशिक नियम 10 इसमें न्यायालय को शक्ति प्राप्त है। लेकिन हमने कल भी चर्चा की थी कि आदेशिक नियम 10 की शक्तियां विवेकीय हैं, डिस्क्रिशनरी हैं, और चूंकि वो डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, इसलिए उनका इस्तेमाल जो सुपीरियर जुडिशरी है उसके द्वारा जिन सिद्धांतों का निर्धारण हुआ है उनके अधीन रहकर किया जाता है, और वे सिद्धांत ऐसी अपेक्षा कर सकते हैं कि न्यायालय उसमें कोई हस्तक्षेप न करे, और तब वादी ही उचित पक्षकार और आवश्यक पक्षकारों का चुनाव करेगा। हां, अगर उन सिद्धांतों के द्वारा उच्चतम जो सिविल कोर्ट होगा, जो ट्रायल कोर्ट होगा, उसे अनुज्ञा मिल रही होगी कि आवश्यक और उचित पक्षकारों को जोड़ दिया जाए, हटा दिया जाए, तो आदेशिक नियम 10 की ताकत का इस्तेमाल न्यायालय भी कर सकता है। लेकिन उचित पक्षकार, इनकी डेफिनेशन के बारे में बात करें तो डेफिनेशन सिर्फ इतनी है कि जिनकी उपस्थिति न्यायालय को सुविधापूर्ण और संपूर्ण न्याय निर्णय में समर्थ बना देती है। आपका विवाद मिस्टर ए से है। आपका कहना है कि प्रक्रिया जो मिस्टर ए के चयन के लिए है, ठीक है ना, मिस्टर ए के चयन के लिए सिलेक्शन बोर्ड यानी चयन बोर्ड द्वारा जो प्रक्रिया चलाई गई वो ठीक नहीं थी। लेकिन चयन बोर्ड द्वारा चलाई गई प्रक्रिया से ही ए भी सेलेक्ट हुआ, बी भी सेलेक्ट हुआ, सी भी सेलेक्ट हुआ, डी भी सेलेक्ट हुआ, और आपकी आपत्ति बी सी डी पर नहीं, आपकी आपत्ति सिर्फ ए पर है। और आपका कहना है कि ए का चयन गलत है और इसलिए ए के चयन को निरस्त किया जाना चाहिए। आपका जो कथन है ये है, और ए चयनित है, इसके मतलब आप जिस अनुतोष का दावा कर रहे हैं वो ए के विरुद्ध है, ठीक है ना। बी सी डी इस दावाकृत अनुतोष में है, ये तो बद्ध नहीं है, क्योंकि आप ए के चयन को गलत बता रहे हैं, बी सी डी से आपका कोई ताल्लुक ही नहीं, आप बी सी डी के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहे। तो आपके द्वारा कही गई ये जो बात है, इसमें हितबद्ध कौन हो रहा? आप और बी, आप और ए, और तो कोई हो नहीं रहा। बी सी डी से तो मतलब नहीं। तो आप अगर सिविल सूट लाते हैं तो बी तो आवश्यक पक्षकार है, उसे तो आप नहीं बनाएंगे, तो काम ही नहीं चलेगा। ये चलिए बी और सी दोनों पर आपकी आपत्ति, तो बी और सी तो आवश्यक पक्षकार हो गए। लेकिन जहां तक डी और ई का सवाल है, उनके विरुद्ध तो कोई दावा नहीं आपका, लेकिन वे उचित पक्षकार, उनकी उपस्थिति चयन की प्रक्रिया की जो पवित्रता और शुचिता है उसके बारे में प्रकाश डाल सकती है। आपका भी दावा उनके खिलाफ नहीं है, ठीक है ना। और आपका दावा जिनके विरुद्ध है, ठीक है, वे भी उनके चयन के विषय पर किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं कर रहा, तो उनका चयन, ठीक है ना, इस विषय पर उभय पक्षकार चयन प्रक्रिया की शुचिता इसको स्वीकार कर रहे हैं। और ऐसे व्यक्ति जब न्यायालय के समक्ष कुछ कहेंगे आके, ठीक है, जिनकी स्थिति किसी दूसरे पक्षकार के विरुद्ध साबित की जा सकती है, तो उनके कथन स्वीकृतियां बन जाते हैं। कहा? इंडियन एविडेंस एक्ट में, ठीक है ना। हम लोगों ने पढ़ा था सेक्शन 19, धारा 19 की, ठीक है। तो इन व्यक्तियों के कथन इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 19 और अन्य धाराओं में भी सुसंगत हो सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये व्यक्ति जिनका सिलेक्शन अन्य पक्षकारों के द्वारा विवादग्रस्त नहीं किया जा रहा है, ये कथन करेंगे कब? न्यायालय के समक्ष, जबकि ये न्यायालय के समक्ष पक्षकार के तौर पर उपस्थित हो, क्योंकि पक्षकारों के अतिरिक्त किसी को भी कथन करने की कोई अनुमति होती ही नहीं, ठीक है ना। इसलिए ये पक्षकार संपूर्ण दावाकृत अनुतोष में
दावेदार न होते हुए भी, ठीक है, दावेदार न होते हुए भी इस वाद में उचित पक्षकार के तौर पर शामिल किए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो जो उचित पक्षकार हैं, ये इफेक्टिव न्याय निर्णय, कंप्लीट एडजुडिकेशन, ये करने में न्यायालय को सहायता प्रदान करते हैं। इसलिए इनको जोड़ने की इजाजत ये न्यायालय को भी दी गई है अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 में, और आपका वादी को भी दी गई है, ठीक है। तो आप देखते हैं कि आदेश 1 नियम 1 वादी के तौर पर कौन संयोजित होगा, आदेश 1 नियम 3 प्रतिवादी के तौर पर कौन संयोजित होगा, 2A वादियों के तौर पर संयोजित व्यक्ति उलझन और विलंब पैदा करें तो अलग अलग ट्रायल हो जाएगा, 3A प्रतिवादियों के तौर पर संयोजित व्यक्ति उलझन और विलंब विचारों में पैदा करें, अलग अलग ट्रायल हो जाएगा, 4 जितने न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं उनके बीच न्याय निर्णय संभव है, 5 संपूर्ण दावाकृत अनुतोष में सभी प्रतिवादियों का हितबद्ध होना आवश्यक नहीं है, 6 वे लोग जो किसी संविदा या अप्रति की कार्यवाही में वादी के प्रति संयुक्तता, पृथकता या संयुक्तता और पृथकता दायी हैं, एक ही सूट में प्रतिवादी के तौर पर या वादी के तौर पर संयोजित हो सकते हैं। और आदेश 1 नियम 7 जब वादी को संदेह है कि वादी किससे अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है 2 या अधिक व्यक्तियों में, तो उन सबको पक्षकार बना सकता है। देखिए आदेश 1 नियम 7 तक आपको यूं ही याद हो सकता है, कुछ भी दिक्कत नहीं, सिर्फ समझ लेने की बात है। अब आदेश 1 नियम 8 और आदेश 1 नियम 9 इसके साथ ही पढ़ लेंगे, कुसंयोजन और असंयोजन के बारे में आक्षेप, कल ही बात की थी हमने, ठीक है, कि असंयोजन को यह बात लागू नहीं होती, ठीक है, और कुसंयोजन और असंयोजन के आधार पर वाद विफल नहीं होता, यह सामान्य स्थिति थी, इस पर खूब ठीक से बात की थी, ठीक है, नियम 9 पर, ठीक है, तो उसे दोहराने की जरूरत नहीं है। अब बचा आदेश 1 नियम 8, आदेश 1 नियम 8A, आदेश 1 नियम 10, 11 और 12, ठीक है, ये बचे। तो आदेश 1 नियम 10 इसके साथ 11 12 वे पढ़े जाते हैं और 8 के साथ 8A पढ़ लिया जाएगा, बस इतना ही है, ठीक है। तो आप अगर देखेंगे तो कंप्लीट बात हो जाती है। अब सवाल है आदेश 1 नियम 8 क्या कह रहा है। आदेश 1 नियम 8 रिप्रेजेंटेटिव सूट को फाइल करने की इजाजत दे रहा है, ठीक है। यहां रिप्रेजेंटेटिव सूट शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ, ठीक है ना। कानून में जो लिखने का तरीका होता है वो ये भी है कि हेडिंग, ठीक है, नाम को हेडिंग के तौर पर मार्जिनल नोट में इस्तेमाल कर लिया, और यह भी होता है कि मार्जिनल नोट में किसी विशेष नाम का इस्तेमाल किए बिना सिर्फ लक्षण बता दिए और उसके बाद फिर उसके आधार पर नामकरण आप कर लो। ये ठीक वैसी ही स्थिति है। उन्होंने कहा जो बताएगा आके कि हाथी मर गया उसे फांसी मिलेगी, तो मरने के लक्षण बताए, ये नहीं कहा कि मर गया, ठीक है, कहा ही नहीं मर गया। मरने से जो कुछ घटित होता है मरने पर वो तो बता दिया कि ये हो रहा है, बस मर गया ये नहीं कहते। तो कानून में दोनों तरीके इस्तेमाल होते हैं, यहां उन्होंने दूसरा तरीका इस्तेमाल किया है, रिप्रेजेंटेटिव सूट। इसके जो लक्षण हैं वो उन्होंने यहां वर्णित किए, इसलिए आदेश 1 नियम 8 में सूट को हम रिप्रेजेंटेटिव सूट कह देते हैं, प्रतिनिधिवाद कह देते हैं। प्रतिनिधिवाद शब्द का इस्तेमाल यहां नहीं है, और यही समस्या है, ठीक है। आप अंधों की तरह वही पढ़ने को, ठीक है, आदत आपकी उसी को पढ़ने की जो सीधे सीधे लिखा,
यहां लक्षण उन्होंने कह दिया, उन्होंने क्या कहा, एक ही हित में, एक ही हित में सभी व्यक्तियों की ओर से, सभी व्यक्तियों की ओर से एक व्यक्ति वाद ला सकेगा या प्रतिरक्षा कर सकेगा। जब सभी व्यक्तियों की ओर से वो वाद लाया है या सभी व्यक्तियों की ओर से उसने प्रतिरक्षा की है, तो वो सभी व्यक्तियों का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो गया। जब एक व्यक्ति सभी व्यक्तियों की ओर से वाद लाया है या एक व्यक्ति ने सभी व्यक्तियों की ओर से प्रतिरक्षा की है, तो इन सभी व्यक्तियों का प्रतिनिधि ये एक व्यक्ति क्यों नहीं माना जाएगा? ये तो माना ही जाएगा, ये तो दुनिया का सामान्य सिद्धांत है। इसलिए यहां पर लक्षणों का वर्णन हुआ है। ठीक है, ये लक्षण हैं, तो यही स्थिति है। आदमी के शरीर पर टेम्परेचर दिखाई दे रहा है, तो अंदर कुछ गड़बड़ है। ठीक है, अगर आदमी का शरीर बुखार से तप रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि अंदर कोई फॉरेन एलिमेंट, बैक्टीरिया या वायरस के तौर पर मौजूद है, जिससे शरीर की रोग प्रतिरोधक प्रणाली संघर्ष कर रही है और उस संघर्ष से उत्ताप पैदा हो रहा है और आपको बुखार अनुभव हो रहा है। इसका अर्थ ही सीधे ये है। तो बुखार तो लक्षण है। अब कोई भी डॉक्टर ये तय करेगा कि जिस वजह से बुखार है वो क्या है। ठीक है, तो लक्षण कई बार बता दिए जाते हैं और लक्षणों से पहचान स्थिति की कर ली जाती है। बुखार का लक्षण यह बता रहा है कि अंदर की स्थिति ठीक नहीं है, लक्षण स्थिति की सूचना दे रहा है। इसीलिए जैसे ही ऑपरेशन हुआ और बुखार आया, डॉक्टर बड़ा चिंतित हो जाता है कि ऑपरेशन के बाद बुखार, इन्फेक्शन है इसके मतलब। बुखार क्यों आ गया? आना ही नहीं चाहिए था। ठीक है, तो लक्षण स्थिति की सूचना देता है। यहां लक्षण उसने वर्णित किए, तो लक्षण स्थिति की सूचना दे रहा है। लक्षण क्या उसने वर्णित किया कि एक व्यक्ति सबकी ओर से प्रतिरक्षा कर रहा है, एक व्यक्ति सबकी ओर से दावा दायर कर रहा है। यह लक्षण क्या है? ये एक व्यक्ति सबका कौन हो गया? प्रतिनिधि। इसे रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन शब्द लिखने की जरूरत नहीं है, लक्षण लिख दिया, बात खत्म है। तो इसलिए कहते हैं आदेश 1 नियम 8 प्रतिनिधिवाद ये संस्कृत करने का हक ये लोगों को दे रहा है। ठीक है, अब प्रतिनिधिवाद जो हमारे समक्ष है वो दो प्रकार के हैं। जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, ठीक है ना, जो लोक हितवाद कहलाता है, उसमें भी जो वाद दायर करता है वो लोक का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है ना, लोक का प्रतिनिधित्व करता है। यद्यपि प्रत्येक शब्द की परिभाषा प्रत्येक अधिनियम में अलग अलग होती है। ठीक है, और इस तरह लोक शब्द की परिभाषा आईपीसी या बीएनएस के अर्थों में अलग होगी और संविधान के अर्थों में अलग हो सकती है, लेकिन सामान्यतः लोक की एक ही परिभाषा है और वो क्या है? जनता, ये जनता का कोई वर्ग, यही लोक की परिभाषा। जनता के वर्ग, आपको कई बार कहा, जनता के वर्ग डॉक्टर हैं, वकील हैं, शिक्षक हैं, पत्रकार हैं, ये सब जनता के वर्ग हैं। और जनता के ये वर्ग पेशे के आधार पर निर्मित हुए हैं। जनता के अन्य वर्ग जातियों के आधार पर निर्मित हो सकते हैं, जनता के अन्य वर्ग आर्थिक दिशा के आधार पर निर्मित हो सकते हैं, जनता के अन्य वर्ग आदतों के आधार पर निर्भर, ठीक है, निर्धारित हो सकते हैं। शराबी, कबाबी, सिगरेट पीने वाले, जुआरी, ठीक है, ये भी निर्धारित हो सकते हैं। वर्गीकरण के आधार अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन जनता के वर्ग निर्धारित हो सकते हैं। तो जनता का कोई वर्ग हो वो लोक इस डेफिनेशन में आता है। और जब आप लोक हितवाद ये प्रस्तुत करते हैं
तो लोक के सदस्य के नाते, लोक के प्रतिनिधि के तौर पर आप न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत करते हैं। तो प्रतिनिधिवाद तो लोकहितवाद भी है, और एक प्रतिनिधिवाद यहां भी उल्लिखित हो रहा। तो क्या ये दोनों प्रतिनिधिवाद एक ही है? ठीक है ना। लोकहितवाद और द रिप्रेजेंटेटिव सूट which is instituted by someone, which has been instituted by someone under Order 1, Rule 8 of the CPC, ये एक ही चीज है क्या? ये सवाल उठता है। तो बोथ आर डिफरेंट। देन व्हाट इज द डिफरेंस? अगर हम कह रहे हैं बोथ आर डिफरेंट, तो कह देने मात्र से तो बात नहीं बनती, और आप कह देने मात्र से ही याद करना शुरू कर देते, इसलिए कुछ याद नहीं रहता। ठीक है ना, क्योंकि बात के दर्शन को, बात के विचार को, उसको तो समझा ही नहीं, तो फिर बात ही कहां है। लेकिन दोनों एक नहीं है। लोकहितवाद और रिप्रेजेंटेटिव सूट, जो कि आपके द्वारा आदेशिक नियम 8 के अंतर्गत संस्थित किया जाएगा, ये दोनों एक नहीं है। तो डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है? लोकहितवाद में जो पिटिशनर है, जिसने वो लोकहितवाद दायर किया है, उसका कोई हित उस लोकहितवाद में न हो, ऐसा भी हो सकता है। और यह भी हो सकता है कि हो, दोनों बातें हो सकती हैं। ठीक है ना, दोनों हो सकते, और वे संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 में ही दायर होते हैं। ठीक है ना। और संविधान के अनुच्छेद 32 फंडामेंटल राइट के इन्फोर्समेंट के लिए, प्रोटेक्शन के लिए आपको प्राप्त अधिकार है, और 226 विधिक अधिकार और फंडामेंटल राइट दोनों के लिए। लेकिन वहां यह हो सकता है कि जो पिटिशनर है, उसका कोई हित उसमें न हो, जैसे ओल्गा टेलिस ने, ठीक है, सड़क पर सामान बेचने वालों के लिए लोकहितवाद प्रस्तुत किया। हुसैन आरा खातून में जितने लोकहितवाद प्रस्तुत किया, वो स्वयं जेल में नहीं बंद था। ठीक है ना, वो खुद जेल में नहीं बंद था। उसने जो जेल में अंडर ट्रायल्स बंद थे, उनके लिए मुकदमा प्रस्तुत किया। ठीक है, ओल्गा टेलिस खुद पत्रकार है, खुद सब्जी नहीं बेचती थी सड़क पर। तो यह संभव है कि लोकहितवाद में पिटिशनर का कोई हित लोकहितवाद में न हो, और उसका संस्थित होना अनुच्छेद 32 और 226 के अंतर्गत है। जबकि प्रतिनिधिवाद जो सीपीसी में संस्थित होगा, उसकी पहली शर्त आ रही है, कह रहा है जहां एक ही हित में सभी व्यक्तियों की ओर से, एक ही हित में सभी व्यक्तियों की ओर से एक व्यक्ति वाद ला सकेगा या प्रतिरक्षा कर सकेगा। यानी एक हित है और उसमें बहुत सारे लोग हितबद्ध हैं, उनमें से कोई एक, जो बहुत सारे हितबद्ध हैं उनमें से कोई एक सभी की ओर से वाद ला सकेगा। यानी पक्षकारों का हित में हितबद्ध होना जरूरी है, अदरवाइज रिप्रेजेंटेटिव सूट फाइल नहीं होगा। ठीक है ना। आगे उसने कहा जहां एक ही वाद में एक ही हित रखने वाले बहुत से व्यक्ति हैं। ठीक है ना, इसके मतलब हित होना प्रत्येक व्यक्ति का जरूरी है। लोकहितवाद में यह आवश्यकता नहीं है। यह फर्क आ गया महत्वपूर्ण। कहने को तो फर्क यह भी है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में संस्थित हो रहा हो, ये सीपीसी में संस्थित हो रहा। कहने को तो फर्क यह भी है। यहां जो कुछ मिलेगा डिग्री, वहां क्या मिल सकता है? आदेश, निर्देश और कोई भी रिट, जिसके अंतर्गत 5 प्रकार की रिटें आती हैं। फर्क तो यह भी है, लेकिन एक मौलिक अंतर दिखाई दे रहा है, फंडामेंटल डिफरेंस ये दिखाई दे रहा है। और वो फंडामेंटल डिफरेंस क्या है कि वहां उसका हित हो वाद में कतई जरूरी नहीं, और यहां इसेंशियल है। ठीक है, कुछ चीजें इसेंशियल निकल आई। एक तो चीज एक ही वाद में एक हित रखने वाले बहुत से व्यक्ति होने चाहिए, बहुत से। ठीक है, जब तक बहुत से व्यक्ति नहीं है, बहुत से व्यक्ति नहीं है,
तब तक प्रतिनिधिवाद संस्थित नहीं होगा। ठीक है ना? एक ही वाद में, जहां एक ही वाद में एक ही हित रखने वाले बहुत से व्यक्ति हैं, यानी देयर शुड बी न्यूमरस पर्सन्स। ठीक है ना? बहुत सारे लोग होने चाहिए। ये एक आवश्यक शर्त है आदेशिक नियम 8 में सूट फाइल करने की। और दूसरी आवश्यक शर्त क्या निकल कर आई कि इन बहुत सारे व्यक्तियों का एक हित होना चाहिए। इन बहुत सारे व्यक्तियों का एक हित होना चाहिए, मीनिंग देयर भाई बहुत सारे व्यक्ति हो, उनमें कोई ऐसा हित हो जिसमें सब हितबद्ध हो। ठीक है? सब हितबद्ध हो और वो हित सबके लिए समान हो, कॉमन हो, सबके लिए वो कॉमन हो। ठीक है ना? कहता है एक ही वाद में एक ही हित रखने वाले। ये एक ही शब्द जरूर लिखा है, लेकिन इसका अर्थ सेम इंटरेस्ट नहीं है, इसका अर्थ कॉमन इंटरेस्ट। ठीक है ना? इधर देखें, देयर आर न्यूमरस पर्सन्स हैविंग द सेम इंटरेस्ट इन द वन सूट। सेम लिखा जरूर है, लेकिन अभी हम लोग बात करेंगे। ये सेम उन अर्थों में सेम नहीं है जिन अर्थों में सेम हम लोग समझ लेते हैं, उन अर्थों में ये सेम नहीं। और यही पर न्यायालय के अर्थान्वयन काम आते हैं। यहां पर सेम का क्या मतलब है? ठीक है ना? क्योंकि कहते हैं ना कि इंस्टीट्यूट में जो शब्द प्रयोग है उसका अर्थ क्या है, इंस्टीट्यूट में सामान्य अर्थ क्या है, यह अलग बात है। इंस्टीट्यूट में उसका अर्थ क्या है ये न्यायालय ही बताएगा या विधायिका अपने परिभाषा खंड में बताएगी, बाकी आप नहीं बताएंगे। आप तभी बताएंगे जब न न्यायालय ने बताया है ना परिभाषा खंड ने बताया है, और तब आप जो कॉमन भाषा में शब्द का अर्थ समझा जाता है वो अप्लाई कर सकते हैं। शर्त यह है कि संदर्भ और प्रसंग से वो अन्यथा प्रतीत न हो। ठीक है ना? ये स्थिति रहती है। तो यहां सेम इंटरेस्ट को उस ढंग से नहीं समझेंगे जिस ढंग से समझा जाता है। ठीक है? तो एक ही वाद में सेम इंटरेस्ट होना चाहिए, न्यूमरस पर्सन होने चाहिए। तो सबसे पहले न्यूमरस पर्सन होने चाहिए। न्यूमरस का मतलब नंबर लेस नहीं होता। ठीक है? असंख्य नहीं होता। क्या कहता है? हित रखने वाले बहुत से व्यक्ति हैं, बहुत से व्यक्ति, असंख्य नहीं कहा उसने। फर्क है बहुत से और असंख्य में। जैसे आपने कहा कि जो बीमार होता है, ठीक है, उसे बुखार होता है, या यूं कहें जो स्वस्थ होता है उसे बुखार नहीं होता, आपने ये कहा। ठीक है बात, जो स्वस्थ होता है उसे बुखार नहीं होता, सही है। लेकिन जिसे बुखार नहीं होता वो स्वस्थ है, ये गलत है। ये विपर्यय पूर्णता सत्य नहीं है। ठीक है? बुखार का अर्थ है ताप, टेम्परेचर। जिसे टेम्परेचर है, बर्फ रख रख के उसका टेम्परेचर हटा दो तो बुखार नहीं है उसे। ठीक है? आप कह सकते हैं बुखार नहीं है, लेकिन क्या वो स्वस्थ है? नहीं, स्वस्थ नहीं है। ठीक है? ये सही है, ये बिल्कुल ठीक है कि जो स्वस्थ होता है उसे बुखार नहीं होता, ये बिल्कुल सही है। लेकिन विपर्यय पूर्णता सत्य नहीं है। विपर्यय कि जिसे बुखार नहीं होता वो स्वस्थ ही होता है, गलत। ये स्वस्थ हो भी सकता है, ये स्वस्थ तो नहीं भी हो सकता है। जिसे टाइफाइड कहते हो, मियादी बुखार कहते हो, उसमें अक्सर बुखार दिखाई नहीं देता, इसीलिए टेस्ट कराना पड़ता है। और डॉक्टर बताता है नहीं बुखार तो हड्डियों में घुस गया है, अब तो इंजेक्शन देने पड़ेंगे, और उसके तो फिर इंजेक्शन चलते हैं, पूरा कोर्स है। तो ये नहीं कह सकते आप कि विपर्यय सत्य है कि जिसे बुखार नहीं है वो स्वस्थ है, ये नहीं कहा जा सकता। ऐसे ही ये ठीक है कि असंख्य न्यूमरस होता है, असंख्य न्यूमरस होता है। ठीक है? असंख्य में बहुत से व्यक्ति होते हैं, लेकिन विपर्यय सत्य नहीं है, बहुत से व्यक्ति असंख्य नहीं होते।
असंख्य जिस भाव को शब्द, ठीक है, असंख्य भाषा में जिस भाव का प्रतिनिधित्व कर रहा है, वो भाव प्रतिनिधि है इस बात का कि काउंट हो ही नहीं सकता। ठीक है, अगर आप प्रयत्न भी करो तो भी संख्या निश्चित नहीं हो सकती। ठीक है ना, प्रयत्न भी करो तो भी संख्या निश्चित नहीं हो सकती, ये असंख्य है। ठीक है ना, और न्यूमरस ये ठीक है कि सुविधापूर्ण ढंग से संख्या निश्चित नहीं हो सकती, लेकिन प्रयास किया जाए तो संख्या निश्चित हो जाएगी। ठीक है ना, न्यूमरस ये आया। तो जो भाव है वो अलग अलग है, और उस भाव पर हमें ध्यान देना है। ये नहीं कि मूर्खों की तरह, अंधों की तरह शब्द पढ़ लिए, उसका कोई मतलब नहीं होता। तो न्यूमरस बात अलग है और नंबरलेस बात अलग है। ठीक है ना, हमने कल भी कहा था कि निर्भय, अभय, भयभीत, ये शब्द एक नहीं है। भयभीत जो है उसमें भी भय है, लेकिन उस भय के कारण वो नहीं कर रहा जो उसे करना चाहिए। और निर्भय, इसमें भय ना हो ये नहीं है, निर्भय भी में भी भय है, लेकिन निर्भय के साथ क्या है, इन स्पाइट ऑफ द फियर। ठीक है, भय के बावजूद वो कर रहा है जो उसे करना चाहिए। तो भयभीत और निर्भय एक जैसे लोग हैं, दोनों को भय है, लेकिन एक भय के कारण वो नहीं करता जो उसे करना चाहिए, और एक भय के बावजूद वो करता है जो उसे करना चाहिए। तो निर्भय बहादुर कहलाता है सामान्य भाषा में। ठीक है, और भयभीत कावर्ड, कायर कहलाता है सामान्य भाषा में। लेकिन अभय ये बिल्कुल अलग स्थिति है। अभय का मतलब यह हुआ डर ही नहीं है। ठीक है, पुरु जो सिकंदर के सामने खड़ा है और कह रहा है कि राजा एक जैसा व्यवहार करता है दूसरे राजा के साथ वैसा करो, ये बहादुरी है, ये निर्भय होने की स्थिति है, ये निर्भय होने की स्थिति है। और तुलसीदास अभय है। ठीक है, जब वो अकबर के बुलावे पे कह रहे हैं कि हम चाकर रघुनाथ के, ठीक है ना, कि हम तो रघुनाथ के चाकर हैं, अब हम किसी मनुष्य की, ठीक है, चाकरी स्वीकार नहीं करेंगे, ये अभय की स्थिति है। ठीक है, तो निर्भय होना ये अलग बात है, अभय होना ये अलग बात है, भयभीत होना अलग बात है। भयभीत और निर्भय एक जैसे, भयभीत ही निर्भय होगा और निर्भय कभी भयभीत भी हो सकता है। अभय, उसके भयभीत होने का अब कोई उपाय नहीं बचा, वो तो बात ही खत्म हो गई, भय है ही नहीं है उसके लिए, और वो सिर्फ संत हो पाते हैं। ठीक है, उन्हें फिर कोई भय नहीं। ठीक, कहते हैं कि सिकंदर से कहा था वहां के दार्शनिकों ने कि भारत जा रहे हो, वहां से एक साधु लिया आना, तो उन्होंने कहा ले आएंगे, ये कौन बड़ी बात, जीत लिए, कहा कि एक साधु ले जाना है। तो गांव वालों ने कहा भाई ले जा पाओगे ये नहीं पता, लेकिन हाँ एक साधु रहता जरूर है, ले जा पाओ भाई, लिए जाओ। तो गए, तो काम तो जाएंगे ही नहीं, तो तुम मार डालेंगे, उन्होंने मार डालो, तुम हमें मार ही नहीं सकते। बोले हम गर्दन काट देंगे, बोले जैसे तुम देखोगे हमारी गर्दन कट रही वैसे हम भी देखेंगे कि हमारी गर्दन कट रही है, मेरी गर्दन ही तो कटेगी, हम कहां मरेंगे, हम तो मर ही नहीं सकते, और तुम लिए जाओ, देखे किसे ले जाओगे। तो ये अभय की स्थिति है, अब उसे डर ही नहीं है। तो बातें बिल्कुल अलग है, न्यूमरस अलग बात है, नंबरलेस ये अलग बात है। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेटिव सूट तब फाइल होता है जब न्यूमरस हो। और इसी बात पर हमने ये बात आपको फ्री में नहीं बताई है, हम खुद गलत करके आए थे, टिप्पणी हमने दिया। उन्होंने पूछा कि वकील करंजिया दलाल होते हैं, विवादों के दलाल होते हैं, यानी वकील दलाल होते हैं, ये किसी ने कहा है, क्या वकीलों की मानहानि हुई? नहीं हुई, क्योंकि वर्ग की मानहानि हो सकती है, और वर्ग का मतलब है न्यूमरस, नॉट नंबरलेस। वकील पूरी दुनिया में है, वकील पूरी दुनिया में है,
आपको वकील दलाल होते हैं इसका कोई मतलब नहीं, आपको लोग पागल मानेंगे, ठीक, आपको गधा मानेंगे, ठीक है, क्योंकि इस देश के स्वतंत्रता संग्राम से लेकर जितनी भी गतिविधियां उनमें वकीलों की हिस्सेदारी है, इसे कोई अस्वीकार नहीं कर सकता, चाहे संविधान सभा हो, चाहे देश का लोकतांत्रिक विकास हो, कुछ भी हो, उसमें वकीलों की भागीदारी को कोई इनकार कर ही नहीं सकता। देश के संपूर्ण कानूनी विकास में उनकी भागीदारी को कोई नकार नहीं सकता, इसलिए वकील दलाल होते हैं तो गधे कहेंगे। हाँ, आप ये कहो शाहजहांपुर के वकील दलाल होते, अब बात बन जाएगी, अब माना नहीं हो सकती है, क्योंकि एक वर्ग आ गया, ठीक है, असंख्य नहीं, नंबरलेस नहीं, न्यूमरस, ठीक है, तो रिप्रेजेंटेटिव, अब उन्होंने कहा, आपने कहा शाहजहांपुर के वकील दलाल होते हैं, हम शाहजहांपुर के वकीलों की ओर से मुकदमा फाइल कर सकते हैं, ठीक है ना, बिकॉज देर आर न्यूमरस पर्संस हु हैव, ठीक है, हु हैव द राइट टू गेट रिलीफ, ठीक है ना, कई सारे व्यक्ति हैं और सेम इंटरेस्ट है उनका, सेम इंटरेस्ट, ठीक है, सेम इंटरेस्ट का मतलब ठीक वही इंटरेस्ट नहीं होता, ठीक वही, मिलता जुलता, कॉमन इंटरेस्ट, ठीक है, इसको उदाहरण से समझेंगे कि सेम इंटरेस्ट यहां पर क्या है। नगर पालिका ने एक टैक्स लगाया है, ठीक है ना, आपका कहना है टैक्स गलत है, टैक्स जब लगता है तो टैक्स से, कर से जो लोग आबद्ध होते हैं, ठीक है, उन पर टैक्स का असेसमेंट किया जाता है, ठीक है ना, टैक्स का असेसमेंट होता है, और टैक्स का जो असेसमेंट है हर व्यक्ति के लिए अलग है, ठीक है, नगर पालिका ने हाउस टैक्स लगाया, तुम्हारे मकान में 12 कमरे, तुम्हारा हाउस टैक्स का असेसमेंट अलग होगा, मेरे घर में 50 कमरे हैं तो मेरे हाउस टैक्स का असेसमेंट अलग होगा, ठीक है, किसी के घर में 10 कमरे, उसका हाउस टैक्स का असेसमेंट अलग होगा, असेसमेंट डिफरेंट होंगे, ठीक है ना, और असेसमेंट जिन संव्यवहारों में होगा वे भी अलग होंगे, मेरे टैक्स का असेसमेंट जिस संव्यवहार में होगा वो अलग होगा, आपके टैक्स का असेसमेंट जिस संव्यवहार में होगा वो अलग होगा, तीसरे का असेसमेंट जिस संव्यवहार में होगा वो अलग होगा। टैक्स जमा करने के जो नोटिस जारी होंगे उनके ट्रांजैक्शंस भी अलग अलग होंगे, ठीक है ना, लेकिन फिर भी तीनों में एक बात सेम है, तीनों में एक बात कॉमन है, टैक्स जिस दर से गणना किया गया है वो दर गलत है। हमारा कहना, टैक्स पर कमरा 20 रुपए लिया जा रहा है, किस हिसाब से ले रहे हो, क्यों ले रहे हो 20 रुपया, बताओ तो, ठीक है भाई, इसमें लोकेलिटी का ध्यान रखा जाना चाहिए। कमरा जो शाह कॉलोनी में बना है, कमरा जो घुसगमा में बना है, दोनों की वैल्यू एक है भाई, दोनों की रेंटल वैल्यू एक तो नहीं कर सकते आप। कमरा जिसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का काम है, कमरा जो सिर्फ कमरा है जिसमें इंटीरियर डेकोरेशन के नाम पर कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो वो तो आप एक तरीके से तो गणना नहीं कर सकते। आपने निरंकुश ढंग से 20 रुपए की दर निर्धारित कर दी है, ठीक है ना, तो ये शिकायत प्रत्येक टैक्स, ठीक है, जिस पर असेसमेंट हुआ है उस सब की है, यद्यपि सबके ट्रांजैक्शंस अलग हैं, ठीक है ना, सब पर टैक्स का असेसमेंट अलग है, लेकिन एक इंटरेस्ट है, एक हित है जो सारे लोगों में कॉमन दिखाई देता है, और इसी कॉमननेस को यहां सेम कहा है, इसी कॉमननेस को। संपूर्ण समानता नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए कि सब पर 500 रुपया तुम पर भी टैक्स हो, 500 रुपया तुम पर भी हो, 500 रुपया तुम पर भी हो, सबको एक ही संव्यवहार में नोटिस दिया गया तब ये छूट आए, नहीं, इस प्रकार की समानता जिसे कॉमन, सामान्य समानता कहा जाता है, यदि वो है तो आपका रिप्रेजेंटेटिव सूट, प्रतिनिधिवाद, ये आदेशिक नियम 8 के अंतर्गत आ सकता है। यानी क्या क्या चीजें आ गई, देयर शुड बी न्यूमरस पर्सन, नॉट नंबरलेस नहीं, ठीक है ना, देयर शुड बी न्यूमरस पर्सन and those numerous persons must have the same interest in the sense of a common interest, ठीक है ना, सेम इंटरेस्ट किस सेंस में, किस भाव में, कॉमन इंटरेस्ट के भाव में, ठीक है ना, उस भाव में उनका सेम इंटरेस्ट होना चाहिए,
और नंबर ऑफ पर्सन होने चाहिए, तब उन सब की ओर से एक व्यक्ति ये मुकदमा ला सकता है, लाएगा नहीं कहा, ला सकता है। तो ला सकता है मीनिंग देयर बाय क्षमता उसमें आ गई, तो इस क्षमता के उपयोग के लिए कुछ और भी होना चाहिए, ठीक है ना। ला सकता है मीनिंग देयर बाय इफ दीज कंडीशंस आर फुलफिल्ड देन यू मे फाइल द रिप्रेजेंटेटिव सूट, इट इज परमिसेबल बाय द लेजिस्लेचर अंडर ऑर्डर 1 रूल 8। ये ठीक है, लेकिन अब दिक्कत ये है कि ये थोड़ी खतरनाक बात है, इसलिए सिर्फ आपके ऊपर नहीं छोड़ी जाएगी बात। खतरनाक क्यों है? हम लोगों ने आदेश धारा 11 रेस जुडिकेटा उसको पढ़ा है, ठीक है ना। रेस जुडिकेटा में स्पष्टीकरण 7 होगा, उसमें उन्होंने कहा था 6 है 7 है 7 ही है संभवतः, ठीक है। उसमें उन्होंने कहा था कि अगर रिप्रेजेंटेटिव सूट फाइल किया गया है, प्रतिनिधिवाद फाइल किया गया है, तो जिनका प्रतिनिधित्व हो रहा है, भले ही वो न्यायालय के समक्ष अभिभाग करने के लिए उपस्थित नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी उस सूट में जो डिग्री पारित होगी वो उन सब पर आबद्ध कर हो जाएगी, ठीक है ना, उन सब पर आबद्ध कर हो जाएगी। सड़क लोकमार्ग है, तुम चाहते हो कि तुम्हारी बन जाए, तुम दोनों लोग मिल लिए, ठीक है, परस्पर पैसे तय कर लिए, और आपने आपसे एक मुकदमा खुद पर फाइल करा लिया, ठीक है, कि ये लोक मार्ग है और ये हमें निकलने नहीं देते, और आपने कह दिया ये प्राइवेट है, आपने कह दिया ये प्राइवेट है, लोक मार्ग में सब इंटरेस्टेड हो गए, ठीक है ना। इन्होंने मुकदमा फाइल किया कि ये लोक मार्ग है, सही फाइल किया है, ये हमें निकलने नहीं देते। आप दोनों चूंकि मिले हुए हैं, आपने कह दिया ये प्राइवेट मार्ग है, और आप रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं सबका, आप जो दोनों लोग मिले ही हुए, आप ऐसी गड़बड़े करते गए कि अंततः मुकदमा आप जीत गए, अंततः मुकदमा आप जीत गए, अब वो प्राइवेट मार्ग हो गया, ठीक है ना। और इस डिग्री से जितने लोगों का प्रतिनिधित्व आप कर रहे थे वे सब आबद्ध हो गए, यानी अब कोई नहीं निकल पाएगा उस लोक मार्ग से, ठीक है। धारा 11 स्पष्टीकरण 7 सबको आबद्ध कर देगा, रेस जुडिकेटा नया सूट भी नहीं आ पाएगा, 21 से रोक देगा, वो 21 से कह रहे हैं, ठीक है। धारा 11 स्पष्टीकरण 7 ही रोक देगा, नया सूट आएगा नहीं, रेस जुडिकेटा से बाहर है। ये दुरुपयोग ना हो पाए, ये दुरुपयोग ना हो, इसलिए रिप्रेजेंटेटिव सूट जब फाइल होगा, ठीक है, तो ठीक है आप फाइल कर सकते हैं, लेकिन न्यायालय की अनुमति ये जरूरी है, ठीक है ना। न सिर्फ ये कंडीशंस फुलफिल हो जो यहां लिखी हैं, न सिर्फ ये कंडीशंस फुलफिल हो, बल्कि न्यायालय की अनुमति ये भी प्राप्त हो आपको। जब तक न्यायालय की अनुमति आपको नहीं मिल रही, रिप्रेजेंटेटिव सूट नहीं माना जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि आप इस स्थिति का दुरुपयोग कर सकते हैं, और रिप्रेजेंटेटिव सूट में जो डिग्री पारित हो जाएगी वो अन्यों को बाध्य कर देगी। इसलिए आदेश नियम 8 ये कहता है कि देयर शुड बी द परमिशन ऑफ द कोर्ट, परमिशन होनी चाहिए, न्यायालय की अनुमति होनी चाहिए, अदरवाइज आप रिप्रेजेंटेटिव सूट फाइल नहीं करेंगे। हां, न्यायालय की अनुमति है, जरूरी नहीं है अभिव्यक्त रूप से दी जाए, अभिव्यक्त रूप से दी जाए, यह आवश्यक नहीं कि तुम्हें रिप्रेजेंटेटिव सूट फाइल करने की अनुमति दी जाती, दी भी जा सकती है, आप एप्लीकेशन लगा के मांगी, उन्होंने परमिट कर दिया, ठीक है, लेकिन ऐसी ना कोई अनुमति मांगी गई, ना ऐसी कोई अनुमति दी न्यायालय ने। लेकिन जब सूट की प्रोसीडिंग्स हम देख रहे हैं तो हमें दिखाई दे रहा है कि न्यायालय ने उसमें सब वो प्रोसीडिंग्स चलाई हैं जो रिप्रेजेंटेटिव सूट में चलाई जाती हैं, तो फिर यह माना जाएगा कि न्यायालय ने अनुमति दे दी थी, विविक्षित, ठीक है ना। प्रोसीडिंग कैसे चलनी चाहिए ये आगे उसने बताया, उसने आगे बताया, पहले नेसेसरी कंडीशंस, ठीक है,
which must be satisfied for the presentation of a representative suit. और वो necessary conditions क्या है? There should be numerous persons on behalf of those a representative suit may be filed. ठीक है ना? या बहुत सारे लोग होने चाहिए जिनके आधार पर प्रतिरक्षा की जा सके, न्यूमरस पर्सन होने चाहिए। और दूसरी बात, उन न्यूमरस पर्सन का उस सूट में हित होना चाहिए। यही लोक हितवाद सूट का अंतर है। और वो हित समान होना चाहिए उन अर्थों में जिन अर्थों में हित को सामान्य समझा जाता है। ठीक है ना? समान हित उनका होना चाहिए। ये चीजें जब पूरी हो गई तब आगे न्यायालय की अनुमति ये चाहिए। और जब न्यायालय की अनुमति मिल जाएगी, चाहे अभिव्यक्त और चाहे विवेचित, तब वो रिप्रेजेंटेटिव सूट बनेगा। और फिर रिप्रेजेंटेटिव सूट की प्रक्रिया ये अपनाई जाएगी। क्या कहता है देखें, कहता है जहां एक ही वाद में एक ही हित रखने वाले बहुत से व्यक्ति हैं, वहां का खंड कहता है इस प्रकार हितबद्ध सभी व्यक्तियों की ओर से या उनके फायदे के लिए न्यायालय की अनुज्ञा से, न्यायालय की अनुज्ञा से, ठीक है, विद परमिशन ऑफ कोर्ट। ये तीसरी जरूरत हो गई, न्यायालय की अनुज्ञा। ये अभिव्यक्त हो सकती, जरूरी नहीं है ये अभिव्यक्त हो, विवेचित भी हो सकती, बट होनी चाहिए न्यायालय की अनुज्ञा से। ऐसे व्यक्तियों में से, ऐसे व्यक्तियों में से, यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की तरह ये नहीं होगा कि वो व्यक्ति जो हितबद्ध व्यक्ति नहीं है वो मुकदमा ले आए, ये नहीं होगा। ठीक है ना? ऐसे व्यक्तियों में से, ऐसे व्यक्तियों में से ये डिफरेंस पैदा कर रही है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से। ऐसे व्यक्तियों में से एक या अधिक वाद ला सकेंगे या उनके विरुद्ध वाद लाया जा सकेगा या वे ऐसे वाद में प्रतिरक्षा कर सकेंगे। ठीक है ना? अब एक सवाल और बचा कि ये जो बहुत सारे लोग हैं न्यूमरस, इनमें सबको सिविल सूट लाने का अधिकार है, क्योंकि उन्हीं में से एक तो लाएगा। अरे भाई क्या कह रहा, उन्हीं में से एक लाएगा ना, तो इसका मतलब लाने का हक तो सभी को है। और वो जो एक है वो कहता है हम तो अलग ही लाएंगे। ठीक है? तो वो अलग ले आएगा। ऐसा नहीं है कि अगर रिप्रेजेंटेटिव सूट फाइल होना चाहिए या फाइल हो सकता है तो ऐसे हित में हितबद्ध लोग रिप्रेजेंटेटिव सूट ही फाइल करें, अन्यथा उनकी बात नहीं सुनी जाएगी। ये स्थिति नहीं है, ये स्थिति नहीं है। आप इंडिविजुअल फाइल कर दीजिए, सुना जाएगा, मत करिए रिप्रेजेंटेटिव सूट फाइल। लेकिन अगर आपके द्वारा फाइल सूट में न्यायालय को यह लगा कि ये रिप्रेजेंटेटिव सूट की तरह चलना चाहिए, तो फिर वो प्रक्रिया उसमें भी अपना देंगे। ठीक है ना? लेकिन ये न्यायालय आपसे नहीं कह सकता कि चूंकि ये रिप्रेजेंटेटिव सूट इसमें आ सकता है और आपने इंडिविजुअल सूट फाइल कर दिया इसलिए हम नहीं सुनेंगे, ये नहीं कह सकता, ये नहीं कह सकता। ठीक है ना? सारे लोग जिन्हें इंडिविजुअल सूट लाने का हक है वो सारे ला सकते हैं, भले ही उस मामले में रिप्रेजेंटेटिव सूट भी फाइल हो सकता। मान लीजिए न्यायालय होगा तो सबसे निचला ही सिविल न्यायालय, एक्सपीरियंस ही ना हो। ठीक है? और वो ये जान ही ना सकेंगे इसमें रिप्रेजेंटेटिव सूट फाइल हो सकता है और वो उस ढंग की प्रक्रिया अपनाई ही ना, तो क्या व्यक्ति सूट फाइल नहीं करेगा? करेगा, क्योंकि उसे हित तो है ही है, वो ला सकता है। ठीक है ना? लेकिन अगर आप लाते हैं तो न्यायालय की अनुज्ञा, और अगर आप लाए हैं लेकिन आपने न्यायालय की अनुज्ञा प्राप्त नहीं की, लेकिन न्यायालय को लगता है कि रिप्रेजेंटेटिव सूट की तरह चलना चाहिए, तो वो चला सकता है। न्यायालय अनुज्ञा स्वयं दे सकता है, उस प्रक्रिया को अडॉप्ट कर सकता है। ठीक है? ये स्थिति रहेगी। खाखंड क्या कह रहा, न्यायालय निर्देश दे सकेगा, निर्देश दे सकेगा। इसका मतलब आप नहीं लाए, आप नहीं लाए। ठीक है? वो जो बात हम कह रहे हैं ना, क्योंकि आप तो कैपेबल हैं, आप स्वयं भी मुकदमा ला सकते हैं, आप ले आए, आप रिप्रेजेंटेटिव सूट की तरह नहीं लाए। ठीक है ना? तो खाखंड न्यायालय यह निर्देश दे सकेगा कि इस प्रकार हितबद्ध सभी व्यक्तियों की ओर से या उनके फायदे के लिए ऐसे व्यक्तियों में से एक या अधिक वाद ला सकेंगे या उनके विरुद्ध वाद लाए जा सकेंगे या वे ऐसे वाद में प्रतिरक्षा कर सकेंगे। न्यायालय निर्देश दे सकेगा। आप इंडिविजुअल ले आए तो न्यायालय निर्देश भी दे सकता है अगर उसे लगता है कि उचित है रिप्रेजेंटेटिव सूट। वहां आप कचहरी जाएंगे तो अक्सर आपको जूनियर्स कहते मिलेंगे कि अरे क्या करें, मुकदमा फाइल क्या हो, अदालत तो कह रही कि गजट कराओ, अदालत कह रही कि नहीं नहीं वो कुछ नहीं, इसमें तो अखबार में छपेगा सम्मन। ठीक है? अखबार में छपाओ
नहीं सुनेंगे ऐसे, ठीक है। तो वो क्या है, आपने इंडिविजुअल फाइल किया है, बट कोर्ट को ये लग रहा है कि देयर शुड बी ए रिप्रेजेंटेटिव सूट, इसमें अन्य लोग भी हैं जो हितबद्ध हैं, ठीक है। आपने कहा कि लोग मार गए, प्राइवेट मार गए, न्यायालय को लग गया कि बेवकूफ बना रहे हो, ठीक है। तो आदेश है 1 नियम 8 खाखंड में वो कहेंगे कुछ नहीं, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव सूट लाए जाए, लाओगे तो तुम हो नहीं, ठीक है भाई, तुम निर्देश भी वो नहीं दे सकते, ठीक है। तो या तो आदेश 1 नियम 10 की शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और अगर मानो अभिव्यक्त रूप से वो ये भी नहीं कर रहे, तो उन्होंने विवक्षित रूप से कह दिया कि अखबार में गजट करो, यानी प्रक्रिया उन्होंने ये अपना ली जो रिप्रेजेंटेटिव सूट की है। और ये प्रक्रिया कहां लिखी, अभी नियम 2 से हम लोग देखेंगे तो बात होगी, तो बाकी बात कल करेंगे, देखेंगे।